नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। पीएम मोदी ने ऐसा गेम पलटा कि अब राहुल के दोस्त ही कांग्रेस को निपटा रहे हैं। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक ने कांग्रेस की वो छींचा लेदर कर दी कि सब हैरान हैं। मुसलमानों की जाति, पीएम मोदी का वो एक सवाल जिसने कांग्रेस की कलई खोलकर रख दी है, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा पार्टी, पॉलिटिक्स और टीम, राहुल वर्सेस मोदी के बीच का बड़ा अंतर बताने वाला चैप्टर खोलूंगा। दलित वोटर की पहली पसंद कांग्रेस और राहुल हैं या मोदी और बीजेपी? हरियाणा का रिजल्ट क्या बता रहा है, आपको यह भी दिखाऊंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी, कांग्रेस खत्म करती गई क्या? महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली अगले 3 चुनावों में क्या खेला होने वाला है, आज इसका चैप्टर भी खुलेगा। साथ ही इजराइल ने वो डंडा दिखाया कि हिजबुल्लाह ने घुटने टेक दिए। वो धमाकेदार तस्वीरें जो कह रही हैं कि इजराइल ने ईरान को ठोकना शुरू कर दिया है, उसका चैप्टर भी होगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक्सीडेंट में घायल हो गए। प्रतापगढ़ जाते वक्त रायबरेली में संजय निषाद की कार उनके ही काफिले से टकरा गई। हादसे में संजय निषाद के पैर में हल्की चोट आई है, जिसके बाद उन्हें प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फर्स्ट एड के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी दे दी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट जारी करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक जारी रखी है। हाईकोर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से नाराज है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि उम्मीदवार पहले पोस्टर हटाएं, कैंपस को साफ करें, उसके बाद ही रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी जाएगी। मामले की अब अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। यूपी के बागपत में हत्या की साजिश का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डिप्टी सीएमओ यशवीर सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को टीबी के बैक्टीरिया देकर जान से मारने की साजिश रची गई। मामले का खुलासा तब हुआ था जब लैब टेक्नीशियन मुशीर अहमद और जब्बार खान का ऑडियो क्लिप सामने आया। पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि ऐसे लोगों पर निगाह रखी जाएगी। रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा गया है। इसका मतलब है कि लोगों की लोन की ईएमआई पहले की ही तरह बनी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अगर रेपो रेट में कमी होती है तो बैंकों को कर्ज सस्ता मिलता है, जिससे बैंक अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन दे पाते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मिल्टन तूफान का सैटेलाइट वीडियो जारी किया है। कैटेगरी 5 का यह तूफान अभी अमेरिका के फ्लोरिडा के पास है। जबरदस्त तबाही मचा सकता है। बताया जा रहा है कि इस तूफान में 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और यह 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसी तूफान के चलते अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी भी संभव नहीं हो पा रही। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। है पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी ने ऐसा गेम पलटा कि अब राहुल गांधी के दोस्त ही कांग्रेस को निपटा रहे हैं। केजरीवाल से लेकर अखिलेश तक ने कांग्रेस की वो छींचा लेदर की है कि आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले इसका जान। नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। ये बड़ी उलटफेर की खबर आ रही है। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़कर वोट दिया है। हरियाणा के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है बॉस कि मोदी इतनी आसानी से खत्म होने वाला नाम नहीं है। हम ही थे जो आपको पाठशाला में बार बार फैक्ट्स के साथ बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी ना तो कमजोर हुए हैं ना खत्म हुए हैं, लेकिन इकोसिस्टम को माहौल बनाना पड़ रहा था। और यही सबसे बड़ा सबूत था
कि उनको भी पता था कि मोदी का कमबैक ऐसा होगा कि उनसे सहा नहीं जाएगा। और वही हुआ। हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या आए? जो लोग मोदी को खत्म बता रहे थे, उनका खुद का मामला कितना खत्म है वो दुनिया के सामने आ गया। सिर्फ एक हार ने कांग्रेस के उस बुलबुले को फोड़ दिया जिसमें पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी को अगला पीएम साबित करने में जुट गया था। हरियाणा के नतीजे आए तो लोगों को एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी का मैजिक तो मिलावटी निकला। शुद्ध 24 कैरेट भरोसेमंद नेता तो नरेंद्र मोदी निकले फिर से। मोदी का कॉन्फिडेंस हिलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी तो इतनी हिम्मत भी नहीं दिखा पाए कि रिजल्ट वाली शाम सामने आकर सिर झुकाकर जनता के फैसले को स्वीकार कर पाते। जबकि लोकसभा चुनाव जैसे बड़े चुनाव में कम सीटें आने के बावजूद नरेंद्र मोदी जनता के सामने आए थे और खुले दिल से बिना किसी शिकायत के नतीजों को अपनाया था। हार या सेटबैक को स्वीकार करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, जो नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी, राहुल गांधी से ना हो पाया। और यह राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का पैटर्न है। अमेठी भी हारे थे तो अमेठी छोड़कर चले गए थे। कल शाम भी लोग ढूंढते रहे कि अरे कहां है राहुल गांधी। दरअसल लीप पोत कर, डेंट पेंट करके जब आप किसी की कॉन्फिडेंट दिखने वाली छवि दिखाने का प्रयास करते हैं ना, तो यही नतीजा होता है जो राहुल गांधी के साथ हुआ। एक छोटे से राज्य हरियाणा का चुनाव पूरा हुआ और उसी में राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस टाइम बोल गया। राहुल गांधी की हवा हवाई पॉलिटिक्स की धज्जियां कैसे अब उनके इंडी गठबंधन वाले दोस्त उड़ा रहे हैं, आज आपको देखना चाहिए। आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे ब्रांड मोदी और बड़ा होता जा रहा है। राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं, कांग्रेस की लुटिया डूबती जा रही है। आज आपको महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में अब क्या होने वाला है यह सब भी बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि हरियाणा हारते ही इंडी गठबंधन की फर्जी एकता की भी पोल कैसे खुल गई। अभी हरियाणा की हार पर कांग्रेस के आंसू भी नहीं सूखे थे बॉस, कि इंडी गठबंधन के दो सहयोगियों ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और 24 घंटे के अंदर कांग्रेस को दो बड़े झटके दे दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, नहीं चाहिए उसको कांग्रेस का साथ, किसी से गठबंधन भी नहीं करेगी। यूपी में अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी से बिना चर्चा किए उपचुनाव की 10 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। यह कांग्रेस की हालत हो गई है हरियाणा की हार के बाद। कोई सटने को तैयार नहीं है, हटो दूर वाला हिसाब चल रहा है इंडिया अलायंस में। शायद अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को लग गया होगा कि अगर कांग्रेस के साथ रहे तो अपने गढ़ में भी ना गंवा दे सीटें, इसलिए उन्होंने बिना देरी के राहुल गांधी से दूरी बना ली। दूर से नमस्ते कर दिया कि राहुल जी रहने दीजिए, आप अपना देखिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब कांग्रेस जीत रही होती है तो इनको तो पूछती नहीं है, जब हारने लगती है तो कंधे पे चढ़ जाती है। भाई कांग्रेस का हाल स्कूल के उस बालक जैसा है जो सबका टिफिन खाती है या खाता है, लेकिन अपना टिफिन किसी को नहीं खिलाता। जब अपना टिफिन खोलता तो कहता है दूर रहो ना, मेरे में क्या घुस रहा है, लेकिन दूसरे के टिफिन में जरूर खाने जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस का यही हाल है। लोकसभा चुनाव में पता था कि नरेंद्र मोदी से सीधे तो लड़ नहीं पाएंगे, तो क्षेत्रीय दलों के कंधे पे चढ़ के नरेंद्र मोदी का कद मैच करने का प्रयास करने लगे। लेकिन जहां जहां इनको अपने बूते पे लड़ना होता है तो क्षेत्रीय दलों को कहते हैं कि तुम कौन, हु आर यू। आप सोचिए कि सिर्फ एक ही हार में राहुल गांधी के सहयोगियों का उनसे भरोसा उठ गया, सब हाथ पीछे खींचने लगे। इंडी गठबंधन ने ही राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह हिला डाला है। पूरे इंडी गठबंधन को यह लग रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी गलती से नरेंद्र मोदी को कमबैक करने का बड़ा मौका दिया। जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन के हीरो बने हुए थे, वो अब पूरी कहानी के विलन बने बैठे। जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती को 32 इंच का बता रहे थे, वो खुद अभी तक चेहरा सामने लेकर नहीं आ पाए। पहले हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस तोड़ा, बची हुई कसर इंडी गठबंधन के नेताओं ने निकाल दी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने कह दिया कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना चाहती है। लोग हार को जीत में बदलते हैं। शिवसेना कह रही है उद्धव ठाकरे वाली कि कांग्रेस वो है जो जीत को हार में बदल देती है। भाई जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अपनी कलह के वजह से हार गई, उसे गहराई से सोचने की जरूरत है। ये दोनों साथ में मिलकर लड़े हैं चुनाव। अब वहां उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि देखो अपना पहले हिसाब देखो क्या किए वो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। यानी राहुल गांधी के दोस्त ही
जो गुब्बारा फूला हुआ था राहुल गांधी का, उसको एक एक करके पिन मार रहा है। एक बार सुनिए कैसे इंडी गठबंधन के नेताओं ने हरियाणा की हार पर कांग्रेस को भर भर के सुनाया है। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हरियाणा की हार से महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। कुछ किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। हरियाणा उसको हराना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। कांग्रेस के धागे उसके अपने दोस्त खोल रहे हैं। इंडी गठबंधन के दूसरे साथियों की तरह ही टीएमसी ने भी कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसा रवैया चुनावी नुकसान की तरफ ले जाता है। अगर हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं तो हम किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जिन राज्यों में हम पिछड़ रहे हैं वहां क्षेत्रीय पार्टियों को हमें शामिल करना चाहिए। अहंकार, अधिकार और क्षेत्रीय पार्टियों को नीची नजर से देखना आपदा का कारण बनता है। यानी बिना नाम लिए टीएमसी भी कांग्रेस को घेर रही है। इंडी अलायंस के साथियों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस का एजेंडा इंडी गठबंधन को बनाने का सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी को कैसे पीएम की कुर्सी तक पहुंचाएं, कांग्रेस को कैसे सत्ता तक पहुंचाएं। वहां आपस में मेल नहीं है कि थोड़ा हम तुमको बढ़ाएं, तुम हमको बढ़ाओ। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा दिखने लगा है। और ये उनको समझ में आ रहा है क्षेत्रीय दलों को, छोटे दलों को, कि बॉस ये तो हमसे ले लेते हैं सीट, हमको देते नहीं है। मध्य प्रदेश में यही किए, हरियाणा में यही किए। इंडी गठबंधन की कांग्रेस से नाराजगी की बहुत बड़ी वजह है। जहां कांग्रेस खुद को मजबूत मान लेती है वहां वो अपने सहयोगियों को सीट देने को तैयार नहीं होती, लेकिन जहां कांग्रेस कमजोर होती है वो क्षेत्रीय दलों से उम्मीद करती है कि वो कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें देती। यानी जो कांग्रेस पर आरोप लगता है कि पब्लिक के प्रति ईमानदार नहीं है, अब कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि वो इंडी अलायंस के प्रति भी ईमानदार नहीं है, अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार नहीं है। इसलिए दोस्त मार रहे हैं कि कोनी के हटो, अब मत आना दिल्ली में सटने और दूसरी जगह पे। इंडी गठबंधन के ये नेता कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें लग गया है कि जैसे हरियाणा में राहुल गांधी ने हरवा दिया, वैसे ही कहीं आगे जो चुनाव होने हैं उसमें भी राहुल गांधी इंडी गठबंधन की लुटियाना डुबो दें। उन्हें लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में डिफेंसिव खेलने पर मजबूर किया, लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा में लूज बॉलिंग करके नरेंद्र मोदी को बैटिंग में फॉर्म में लौटा दिया। यही इंडी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर किसी दूसरे के लिए कोई चांस नहीं रहता। इसलिए सब घबराए हुए हैं, सब टेंशन में, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सब किए कराए पर पानी फेर दिया। बस सोशल मीडिया पर रील और शॉर्ट्स और वीडियो से नेता बनने लगते ना बॉस, तो ये इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक आने के पहले कोई नेता ही नहीं होता। ये सब सोशल मीडिया में अगर माहौल बना देने से नेता बनते तो ये इंटरनेट आने के पहले कोई नेता ही ना बना होता। जमीन पे बनता है नेता, और जो सोशल मीडिया वाला नेता होता है उसका यही हाल होता है। इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि इंडी गठबंधन में कैसे हड़कंप मचा है, लेकिन आप पहले यह देखिए कि सहयोगी क्लास लगा रहे हैं। राहुल गांधी का खुद का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है।
फिर भी कांग्रेस के सियासी ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। कल जब से हरियाणा के नतीजे आए तब से कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि कैसे इस हार का ठीकरा किसी और पर फोड़े, ताकि राहुल गांधी पे कोई आंच ना आए कि अरे राहुल गांधी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, देखो देखो अब क्या बचा है नया। इसलिए देखिए कि कल से कभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, कभी ईवीएम की बैटरी की बात कर रहे हैं। आज तो शिकायत लेकर कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए। वहां पर हरियाणा चुनाव की काउंटिंग को लेकर कई तरह की शिकायतें की। सुनिए एक बार कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। अच्छा, ईवीएम की बैटरी ऊपर नीचे कश्मीर में नहीं हुई, यहां हरियाणा में हो गई। दूसरी बात, ये वही कांग्रेस है जो आपको याद होगा जयराम रमेश ने दावा ठोक दिया था कि अमित शाह ने कई बड़े अधिकारियों को, डीएम वगैरह को फोन करके जो है हड़काया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जरा नाम बताओ किसको किसको हड़काया है। आज तक हुआ कुछ उस मामले में? कांग्रेस पूरे लाव लश्कर के साथ चुनाव आयोग के पास गई, ऐसा माहौल बनाया जैसे हरियाणा के चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। मामला बहुत सीरियस है। लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि क्यों उन्हें गड़बड़ी दिख रही है, तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तर्क देने लगे कि जब सारे लोग कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे तो कांग्रेस को ही जीतना चाहिए था, इसलिए बीजेपी की जीत डाउटफुल है। अरे बॉस, तो ऐसे तो सारे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को 400 आना चाहिए, 350 पार आना चाहिए। सारे एग्जिट पोल में दिखा था कि 300 प्लस आएगा, 240 आया। तो नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कहा कि कांग्रेस ने गड़बड़ी कर दी। भाई, पत्रकार जमीन पे जाते हैं, बात करते हैं, अनुमान लगाते हैं। पत्रकार तो दावा नहीं ठोक रहे कि हमारा एग्जिट पोल कैसे गलत हो गया। उधर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जो चुनाव हार गए हैं, वो अलग लेवल पे आरोप लगा रहे हैं। कल तक ईवीएम की बैटरी में गड़बड़ी की बात थी, आज वो ईवीएम हैक होने के आरोप लगाने लगे। सुनिए कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस नेताओं ने ही कांग्रेस की पोल खोली है। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है, और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट, सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है, और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम के हैक तक चली गई, लेकिन बेसिक से सवालों के जवाब नहीं देगी कि अगर ईवीएम हैक हो रहा था तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 240 सीटें लोकसभा में क्यों हैं? विनेश फोगाट कैसे जीत गई, जिसके लिए इतना माहौल बनाया कि मोदी जी ने मेडल नहीं लेने दिया? विनेश फोगाट कैसे जीत गई? अरे वो छोड़िए, कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बना रही है अगर ईवीएम हैक हो सकता है? लेकिन कांग्रेस, उसके आरोप और लॉजिक, इनका मुंह दो तरफ होता है, ये आपस में मिलते ही नहीं। कांग्रेस के नेता एक तरफ तो सारा दोष ईवीएम पर डालने में जुटे हैं, लेकिन हरियाणा में उन्हीं के नेता मान रहे हैं कि कांग्रेस की हार की वजह गुटबाजी है। हरियाणा में हार के मंथन के लिए कुमारी शैलजा के घर पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा, तो इन नेताओं ने हार का ठीकरा हुड्डा परिवार पर फोड़ दिया। सभी ने एक सुर में कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी को खत्म किया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनने के लिए सिर्फ 45 से 50 सीट चाहिए थी, इससे ज्यादा आ जाती तो हुड्डा को अपना पत्ता कटने का डर था, इसलिए हुड्डा ने निर्दलीय उम्मीदवार कई जगह उतार दिए। लेकिन यह दांव ऐसा उल्टा पड़ा कि हुड्डा भी देखते रह गए और बीजेपी ने बाजी पलट दी। कांग्रेस के दूसरे धड़े को सुनिए, वो क्या बता रहा रिजल्ट की वजह। हुड्डा साहब का यहाँ पे लीडरशिप के अंदर आपस में सामंजस्य नहीं था,
और कोई ऐसी डिस्कस ही नहीं होता था, वन वे ट्रैफिक थी और उसमें जो सही बात है वो सामने आ नहीं पाई। भूपेंद्र जी और दीपेंद्र जी ने अपनी मनमानी करी, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आजाद दूसरों को खड़ा किया उन्होंने। आज जिसके लिए खड्डा खोदा, आज उसी खड्डे में आज खुद गिर गए वो। हुड्डा साहब बिल्कुल गलत थे। अम्बाला सिटी में तो मनाने आ रहे हैं, बैठाने आ रहे हैं और अम्बाला कैंट में जगाने आ रहे हैं। इस बहुत गलत किया है हुड्डा साहब ने। भाई कांग्रेस के जितने नेता हैं, मैंने तो आपको पहले भी बताया, हिसाब क्लियर है। वो ईवीएम इसलिए करते हैं भाई, एक तो राहुल गांधी को सेव कर लो, सब ईवीएम पे डाल दो। दूसरा, राहुल गांधी उनसे नहीं पूछे कि पवन खेड़ा तुमने क्या किया, हुड्डा जी ये क्या हुआ, तो उनको बता दो कि सर आप तो गजब थे, ये ईवीएम में गड़बड़ हुई। तो जब ईवीएम पे हुई तो वो भी बच गए। और नीचे का कार्यकर्ता ऊपर पलटने के लिए नहीं बोलेगा कि भाई नेतृत्व को बदलो। सबके दिमाग में ईवीएम भर दो, अपने आप को सवालों से बचा लो। सिंपल हिसाब है। शैलजा गुट के नेता कह रहे हैं कि हुड्डा गुट ने दूसरों को के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन अब खुद उसी गड्ढे में गिर गए और आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। नतीजों से बौखलाए कांग्रेस नेताओं ने कल चुनाव आयोग और ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कह दिया था कि इन नतीजों को स्वीकार नहीं करते। इस तरह की भाषा पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की आज क्लास लगा दी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे को, और कहा कि यह किस तरह की भाषा है बॉस। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के बयान लोकतंत्र और जनादेश का अपमान है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी नाराजगी जाहिर की जिसमें राहुल गांधी ने नतीजों को अप्रत्याशित बताया था। चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि इस तरह के बयान अब तक नहीं सुने थे हमने। अगर कांग्रेस इतना ही ईवीएम को दोषी मान रही है तो फिर जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बात क्यों नहीं करती? वहां तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जीता है और उनकी सरकार बन रही है। अगर ईवीएम का खेल ही करना होता तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी कर देती, लेकिन जम्मू कश्मीर का आप रिजल्ट देख लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस यानी इनके गठबंधन को 48 सीट आई, बीजेपी 29 पर ही रह गई और अन्य को 11 सीट आई है। तो वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो पा रही थी। कश्मीर में कांग्रेस के सहयोगी ही उसको आईना दिखा रहे हैं कि ईवीएम को दोष देने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर झांको यार। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को क्या कहा है, यह कांग्रेस के उन नेताओं को सुन लेना चाहिए जो चुनाव आयोग के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में अपने उम्मीदवार उतारे होते और कांग्रेस को अपनी सीटें न दी होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा होता। मतलब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारा वोट शेयर ये कांग्रेस के चक्कर में घट गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस खुद ये समझने की कोशिश करे कि इस चुनाव से क्या सबक सीखे जा सकते हैं। कांग्रेस बैठकर इन नतीजों का हिसाब किताब करे। कांग्रेस को गहराई से इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि हरियाणा में कभी कांग्रेस 60 सीटों पर थी, वो 30 सीटों पर आ कैसे गई। आगे महाराष्ट्र और झारखंड का भी चुनाव है। यानी उमर अब्दुल्ला ईवीएम को गाली नहीं दे रहे, वो कह रहे कांग्रेस यार तुम खुद में तो देखो तुम क्या कर रहे हो। उमर अब्दुल्ला ने यह बात इसलिए भी कही क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से यह सोचकर गठबंधन किया था कि कम से कम जम्मू में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देगी। इसलिए कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए थी, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा ही खराब रहा। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ ईवीएम रोज सकते हैं, अपने आप को सुधार नहीं सकते। अगर आप J&K का प्रदर्शन देखें, कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ी 38 सीट पर और जीती कितने पर? जीत मिली उसको, ये जम्मू रीजन का बता रहे हैं, जीती 6 सीट, नहीं जम्मू कश्मीर का बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने पे चुनाव लड़ी? ये लड़ी 56 पर, 56 पर, और जीती कितना? जीती 42। अब आप सोचिए वो उनका मन नहीं रोएगा कि इससे इनको 38 सीट दी, ये भी हम लड़ लेते। 56 में से 42 जीत रहे हैं, ये स्ट्राइक रेट है। इनका स्ट्राइक रेट कितना है कांग्रेस का? इनका स्ट्राइक रेट है मात्र 16% और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट कितना है? 75%। अब बताइए, जम्मू में कांग्रेस चुनाव लड़ी 30 सीट पर, जीती 1 सीट। यह तो इनका हाल है। ईवीएम करने से कुछ नहीं होगा। हरियाणा की हालत देखकर इंडी गठबंधन की सांस फूली हुई है, क्योंकि कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं। इंडी गठबंधन की पार्टियों को लग रहा है कि कहीं कांग्रेस हरियाणा वाला हाल महाराष्ट्र में ना कर दे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी चुनाव प्रचार को लीड कर रहे हैं। वहां भी वैसा ही माहौल बना रहे हैं जैसा वो हरियाणा में बना रहे थे। लेकिन हरियाणा का हाल देखकर उद्धव ठाकरे अलर्ट हो गए। वो नहीं चाहते कि जैसे राहुल गांधी हरियाणा हाथ से फिसलने दे दिए वैसा महाराष्ट्र में भी हो। इसलिए वो बार बार महाराष्ट्र में सीएम के चेहरे के ऐलान पर जोर दे रहे हैं।
शायद उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अगर चुनाव प्रचार राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहा तो बॉस गया मामला फिर हाथ से। इंडी गठबंधन की दूसरी टेंशन यह भी है कि हरियाणा में मिली जीत ने बीजेपी को वापस फॉर्म में आने का मौका दिया है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है, बीजेपी फिर से फ्रंट फुट पर खेल रही है। अब इंडी गठबंधन को महाराष्ट्र में और जोर लगाना पड़ जाएगा, जबकि इंडी गठबंधन तो यही सोचकर बैठा था कि लोकसभा में बीजेपी को ऐसा झटका लगा है कि वो विधानसभा में वापसी कर ही नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा झटका तो बीजेपी को हरियाणा में भी लगा था। 4 महीने में बीजेपी ने पूरा गेम पलट दिया। अब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कर सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। एक तरफ हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए संजीवनी बन गई है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लिए जहर। हरियाणा के ठीक बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बयानबाजी से कांग्रेस चिढ़ गई। संजय राउत के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आपत्ति जताई। सुनिए नाना पटोले क्या कह रहे हैं। परिणाम कुछ और हो सकते थे अगर इंडिया आघाड़ी होती, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका मत क्या हो सकता है, उनके तक लिमिट है। इस पर बहुत हम गंभीरता से नहीं लेते। महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी ये बड़े मेजोरिटी में चुन के आएंगे और उसका रिजल्ट हमें लोकसभा में आप सब लोगों को देखने मिला। हार का भूकंप हरियाणा में आया, लेकिन उसके झटके कांग्रेस अलग अलग राज्यों में महसूस कर रही है। यूपी में अखिलेश यादव ने बैठे बिठाए कांग्रेस को करंट दे दिया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बिना चर्चा किए अचानक यूपी उपचुनाव की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को झटका दे दिया। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। तेज प्रताप यादव मुलायम परिवार से आते हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया। अजीत प्रसाद फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। नसीम सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है, वो सांसद लालजी वर्मा की पत्नी। मिर्जापुर की मझवा से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है, वो पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी। प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। यानी अखिलेश यादव की लिस्ट परिवारवाद से भरी हुई है। किसी नेता की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के बेटे, किसी के दामाद को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता अपने फैसले को यह कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि उन सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं जो सीटें पिछली बार सपा के पास थी। सुनिए एक बार। 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक पहले से ही थे और वो उन जगहों पर विधायक सांसद हो गए हैं, और एक सीट जो और है वहाँ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं दी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 6 पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार उतार दी। कांग्रेस के लिए सिर्फ 4 सीटें ही छोड़ी। ये चारों सीटें भी अखिलेश एकमुश्त कांग्रेस को नहीं देने वाले। ये 4 सीट भी इसलिए छोड़ी है कि इस पर कांग्रेस से मोलभाव होगा। यानी अखिलेश यादव ने डंके की चोट पर मैसेज दे दिया कि 6 सीटें तो नहीं देने वाले, बाकी 4 पे बात करनी है तो करो। लेकिन कांग्रेस तो शुरू से 5 मांग रही थी सीटें। सपा ने कह दिया कि 6 तो उतार दिए बॉस, अब क्या 4 पे बात करते हो तो ठीक है, नहीं तो देख लो। 5 सीटों में 2 वो सीटें भी शामिल हैं जिस पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार ऑलरेडी उतार दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे के लिए मझवा सीट मांग रहे थे, उस पर तो सपा का कैंडिडेट उतर गया। जबकि फूलपुर सीट पर भी कांग्रेस मजबूती से दावेदारी पेश कर रही है। अब कांग्रेस अखिलेश यादव पर भड़क रही है। यूपी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। सुनिए एक बार। जिस तरह से 6 सीटों का ऐलान हो गया, कहा जा रहा है कि कोई आप लोगों से बातचीत में नहीं, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इन 10 विधानसभाओं में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन हमने किया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं। तो ये तो हाल है इंडी अलायंस का। इंडी अलायंस के दोस्त राहुल गांधी कांग्रेस को कोस रहे हैं
और उधर कांग्रेस करेगी तो हमसे बिना बात किए समाजवादी ने टिकट उतार दे दिए लोगों को। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी बता दिया है कि हरियाणा में जो हुआ उसके बाद उनकी पार्टी तो कोई चांस लेने वाली नहीं। सुनिए समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा बीजेपी ने कांग्रेस को क्या नसीहत दी है। हरियाणा में क्या हुआ इसमें कोई जानकारी विशेष नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी रणनीति में चूक रही होगी, कोई बात ऐसी रही होगी जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा, पीडीए के साथ लड़ा जाएगा और समाजवादी पार्टी भरपूर बहुमत के साथ। यह हरियाणा में हुई हार का साइड इफेक्ट ही है कि कांग्रेस को यूपी में समाजवादी पार्टी सीट नहीं देना चाहती। इंडी गठबंधन के दूसरे साथी साथ नहीं दे रहे, तो अब बीजेपी भी राहुल गांधी को नेता विपक्ष की कुर्सी छोड़ने की सलाह दे रही है। After the sentiment and the opinions expressed by the partners of the Indy alliance, Mr. Rahul Gandhi has no moral right to remain as the leader of opposition, ideally, ethically and morally. इंडी गठबंधन की एकता का हाल देखिए कि इसमें शामिल पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा आरोप लगा दिया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता पीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने वाघामा में पीडीपी कार्यकर्ता की गौशाला में आग लगा दी। कल से ही वो पत्थर फेंककर खिड़कियों को तोड़ रहे हैं और पीडीपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। जीत में अपमान और अहंकार ही एनसी की पहचान है। मैं आपको हमारे कार्यकर्ताओं पर उंगली भी नहीं उठाने दूंगा। यानी एक हार ने कांग्रेस के साथ पूरे इंडी गठबंधन को एक्सपोज कर दिया। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को भी कैसे एक्सपोज कर दिया, पाठशाला की अब अगली क्लास इसी पर, जिसमें आपको बताऊंगा कि मुसलमानों की जाति, पीएम मोदी का वो एक सवाल जिसने कांग्रेस की कलई खोल दी। पार्टी, पॉलिटिक्स और टीम, राहुल वर्सेस मोदी के बीच का बड़ा अंतर बताने वाला चैप्टर, अब उसे खोलते हैं। हरियाणा में करारी हार के बाद राहुल गांधी की झूठ और भ्रम की राजनीति सामने आ गई और इसी के सहारे वो हरियाणा जीतने का सपना देख रहे थे। लेकिन जनता ने उनकी जगह पीएम मोदी की पॉलिटिक्स पर भरोसा फिर से जता दिया। और आप देखिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में कितना अंतर लोगों को अब साफ साफ दिखता है। राहुल गांधी को हरियाणा की हार पर बोलने में 24 घंटे लग गए। राहुल गांधी खुद सामने नहीं आए, चुपके से ट्वीट कर कोरम पूरा कर दिया, जबकि चुनाव में घूम घूम कर कह रहे थे कि वो किसी से डरते नहीं। लेकिन एक हार ने बता दिया कि राहुल गांधी सिर्फ बातों के शेर हैं, बयान बहादुर हैं, लेकिन सच का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं है। दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स देखिए। चुनाव में जीत मिले या हार, दोनों को सिर माथे लगाते हैं। कम सीटें आती हैं तो मुंह नहीं मोड़ लेते या ईवीएम को दोष नहीं देने लगते। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सत्ता में नहीं आई, लेकिन पीएम मोदी ने वहां भी जनता का शुक्रिया। यह बड़ा अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का। जहां राहुल गांधी कैमरे के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कल से लेकर अब तक कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज उन्होंने यह बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस हिंदुओं की जाति की बात तो करती है, लेकिन मुसलमानों की जातियों के बारे में कुछ नहीं बोलती। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे लोगों को फिर आगाह किया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं को बांटना चाहती। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वो वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं की जाति पर तो खूब बात होती है। राहुल गांधी को भी आपने जाति जाति करते सुना होगा, बहुत सारे नेता जाति की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की जाति क्या है आप देश में घूम के किसी से पूछ लीजिए, लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि नेता भी नहीं बात करते, कहीं छपता भी नहीं है, कहीं कोई बोलता भी नहीं है। मुसलमानों के बारे में नहीं बताया जाता कि वो किस तरह से जातियों में बटे।
अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात करूं, आपको यह जानना चाहिए कि जब हम मुसलमानों की बात करते हैं, आप में से बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा कि मुसलमान कितने समुदायों में बंटे हैं। मुसलमानों को अगर आप देखेंगे तो उनके जो दो सेक्ट हैं, दो समुदाय मोटे तौर पर, वो सुन्नी है, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान। आपको भी सिर्फ इतना ही पता होगा कि भाई शिया सुन्नी होते हैं, इसके आगे कभी आपने कुछ सुना है? लेकिन सुन्नी में भी देखिए कितने समुदाय होते हैं। जो सुन्नी होते हैं उसमें 6 सेक्ट होते हैं, 6 समुदाय। एक तो हनफी होते हैं। ये हनफी जो हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। इनके भी 2 समुदायों में ये बटे हुए हैं। इनमें एक देवबंदी होते हैं और दूसरे बरेलवी होते हैं। बताइए कितनों को पता है ये सब? इसके बाद दूसरा जो समुदाय है सुन्नी में, वो है मालिकी। ये जो मालिकी हैं ये मोटे तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों में पाए जाते हैं। तीसरा समुदाय है शाफई। ये कहां मिलते हैं भाई? ये भी मिडिल ईस्ट और इंडोनेशिया में। चौथा है हम्बली। ये भी सुन्नी होते हैं। ये कतर, सऊदी अरब, कुवैत में मिलते हैं। पांचवा जो है वो है सल्फी और वहाबी। ये कहां मिलते हैं? ये दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। और छठा जो नाम है वो है अहमदिया। अहमदिया मुसलमान। ये भारत और पाकिस्तान में मिलते हैं। और मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इनको मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, तो इनको बड़ा अत्याचार सहना पड़ता है। लेकिन आपको पता था कि हनफी, मलिकी, शाफई, हमली, वहाबी और अहमदिया मुसलमान भी होते हैं? नहीं पता। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अब आप शियाज में देखिए। शिया में देखिए, इनमें भी 3 और समुदाय। एक है इसरा अशरी। इसरा अशरी ये ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान और लेबनान में मिलते हैं। दूसरा वर्ग है इसमें इस्माइली। ये कहां मिलते हैं? ईरान, मिडिल ईस्ट और भारत और पाकिस्तान में। इस्माइली में भी 4 समुदाय आते हैं। इसमें कौन कौन है? फातमी, उसके बाद बोहरा, तीसरा जो वर्ग है वो कौन सा है? खोजे, और चौथा नुसैरी। बताइए। और तीसरा जो शियाओं में समुदाय है वो होता है जैदी। ये कहां मिलते हैं? ये यमन में मिलते हैं। ये मुसलमानों में इतने समुदाय हैं, किसको पता है? नहीं पता। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अगर आप भारत में मुसलमानों की जातियों की बात करेंगे, भारत में मुसलमान जो हैं, अब जरा उनके बारे में जानिए। ये भी आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगा। अगर भारत में मुसलमानों की जातियों के समूह को देखें तो ये मोटे तौर पर 3 जातियों के समूह में बटा हुआ है। एक है अशराफ, या अशराफ कहते हैं, अशराफ। दूसरा है अजलाफ, और तीसरी अर्जाल। ये 3 जातियों में मुसलमान मोटे तौर पर बटा हुआ है। इनमें कितनी जातियां हैं भाई? अशराफ के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर सैयद ये आते हैं, शेख, पठान, मिर्जा और मुगल। ये जातियां जो हैं वो अशराफ के अंदर आती। इसी तरह अगर आप अजलाफ में देखेंगे, इसमें कौन कौन आते हैं भाई? इसमें आ गए अंसारी, मंसूरी, रायन और कुरैशी। इसी तरह से अर्जाल में भी हैं। इसमें आप देखिए हलाल खोर, हवारी और रज़ाक। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि मुसलमानों में जाति प्रथा हिंदुओं की तरह ही काम करती है। मुसलमान भी अपनी जाति में शादी करना पसंद करते हैं। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि यह सब बातें आपको क्यों नहीं पता। इसकी 2 बड़ी वजह है। एक, मुसलमान भले जातियों में बटा हो,
आपस में उनका जो व्यवहार हो, लेकिन उसने अपनी पहचान बाहर सिर्फ मुसलमान की बनाई है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी मुसलमान को जातियों में बांट के बात नहीं करती, वो सिर्फ मुसलमान की आइडेंटिटी देखती हैं, क्योंकि उन्हें मुसलमान का बल्क में वोट चाहिए होता है। हिंदू को बांटना आसान है, इसलिए हिंदू की जातियों की बात होती है। यही आरोप नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं कि हिंदू की जाति तो किसी से चलते फिरते पूछ लीजिए, सबको पता है। मुसलमान की जाति की बात क्यों नहीं करते ये नेता? क्योंकि हिंदू को बांटने का प्रयास होता है। यह आरोप लगा रहे नरेंद्र मोदी। यानी मुसलमानों में भी इतनी जातियां हैं, लेकिन बात सिर्फ हिंदू की जातियों की होती है, क्योंकि हिंदू वोटों को जातियों में तोड़कर अपना सियासी फायदा उठाना है। इसलिए आज पीएम मोदी ने इसकी सच्चाई सबको बताई। पीएम मोदी ने आज यह भी बताया कि हरियाणा के चुनावी नतीजों ने कैसे कांग्रेस के एक एक नैरेटिव की हवा निकाल दी। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। कांग्रेस ने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने कांग्रेस के खतरनाक इरादों को भांप लिया, क्योंकि दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। यह बात बार बार बीजेपी उन तक पहुंचाती रही। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग नैरेटिव फैलाकर उन्हें भड़काने का भी प्रयास हुआ, लेकिन हरियाणा के युवाओं ने बीजेपी की विकास की राजनीति पर भरोसा किया। कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर भड़काया, लेकिन हरियाणा के किसान समझ चुके हैं कि उन्हें फसलों पर एमएसपी कौन दे रहा है। पीएम मोदी ने हरियाणा के चुनावी नतीजों को देश का मूड बताया और महात्मा गांधी के एक बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को नफरत फैलाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री बताया। सुनिए पीएम मोदी। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है, ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है, समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो ऑन द स्पॉट एक्शन और रिएक्शन देने में भरोसा रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए जो हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद सन्नाटे में चले गए और उनकी चुप्पी तब टूटी जब बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने आज सुबह 10:35 पर एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी की चुप्पी पर प्रहार किया और अमित मालवीय के इस ट्वीट के करीब 1 घंटे बाद राहुल गांधी की चुप्पी टूटी। सुबह 11:36 पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर राहुल गांधी का पहला बयान आया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। आगे राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रही है, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और कांग्रेस के बब्बरशेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। राहुल गांधी के इस बयान ने साफ कर दिया कि चीजें उनके एजेंडे के हिसाब से नहीं होंगी तो उन्हें हजम भी नहीं होगी। अब भी यह देख लीजिए कि बीजेपी ने आखिर राहुल गांधी की चुप्पी पर ऐसा क्या कहा जिसके बाद राहुल गांधी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर एक ट्वीट कर पाए, वो भी सामने आके बयान नहीं दिया। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया था कि अगर अहंकार और शालीनता की कमी का कोई चेहरा होता तो वो राहुल गांधी का होता। हरियाणा में हार के कई घंटे बाद भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को मतदाताओं या कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने का समय नहीं मिला। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बधाई देने का शिष्टाचार भी उनमें नहीं दिखा। कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई मीडिया स्टेटमेंट नहीं। राहुल गांधी इसलिए सन्नाटे में चले गए क्योंकि उनकी टीम सिर्फ हवाबाजी कर रही थी, ग्राउंड पर किसी को काम नहीं करना था, सिर्फ सोशल मीडिया पर माहौल बनाते रहे। और इसलिए राहुल गांधी को भी हो सकता है झटका लगा होगा क्योंकि टीम कह रही थी कि सर हम तो जीत रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते। पवन खेड़ा, जयराम रमेश, सुप्रिया सुले जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाने में पूरा जोर लगाया कि हरियाणा के किसान पहलवान पीएम मोदी से नाराज है, हरियाणा के युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर गुस्सा है, हरियाणा के जाट पीएम मोदी के खिलाफ हो गए।
लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, बीजेपी ढलान की तरफ। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर यह भी नैरेटिव फैलाया गया कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है, पार्टी कम से कम 60 सीटें जीतेगी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह तक दावा किया कि अगर हरियाणा में बीजेपी की 15 सीटें आ गईं तो नाम बदल देंगे। इसी माहौल की वजह से कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में इंडी गठबंधन के अपने सहयोगियों से भी किनारा कर लिया। लेकिन जब हरियाणा के चुनावी नतीजे आए तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से सेट किए गए नैरेटिव की हवा उड़ गई, क्योंकि जो वोटर है वो दिन भर आपका ट्विटर देख रहा है, वो आपका रील देख रहा है, वो देख रहा है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। राहुल गांधी की टीम हवाबाजी में लगी रही तो नरेंद्र मोदी की टीम ग्राउंड पर काम करती रही। बीजेपी ने इस बार किस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, किसी भी तरीके का। उसके लाखों कार्यकर्ता दिन रात चुपचाप जमीन पर काम करते रहे। हरियाणा में पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी के जिन 4 नेताओं ने हरियाणा में बीजेपी की अविश्वसनीय जीत की स्क्रिप्ट तैयार की, सारे एग्जिट पोल्स को गलत साबित किया, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। कैसे साइलेंटली काम होता है, सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं जीते जाते। धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया गया। जिम्मेदारी मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा को अपना दूसरा घर बना लिया और ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य की छोटी बड़ी हर घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क बनाए रखा। दूसरा नाम है बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव को हरियाणा का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया, जो पिछले 2 साल से हरियाणा में एक्टिव थे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर हरियाणा के हर इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। चुनाव से पहले हरियाणा के लिए गए फैसलों के सूत्रधार बने। तीसरा नाम है सतीश पुनिया। जाट नेता सतीश पुनिया को बीजेपी ने हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। जाट वोटों में बीजेपी की पैठ बनाने में सतीश पुनिया की अहम भूमिका रही। चौथा नाम सुरेंद्र नागर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को इसी साल हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया। उन्होंने सतीश पुनिया के साथ मिलकर जमीन पर काम किया। सुरेंद्र नागर बड़ा गुर्जर चेहरा है और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। बीजेपी के इन 4 नेताओं ने सोशल मीडिया पर नहीं, हरियाणा में जमीन पर काम किया। हरियाणा में विधानसभा सीटों को आपस में बांटा और अपने हिस्से में आई सीटों पर जनता तक पहुंचने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया। इन सभी नेताओं ने मिलकर जातीय समीकरणों को साधा और उसी हिसाब से मुद्दे भी तय। तो ये है नरेंद्र मोदी और ये है उनकी टीम। ऐसे होता है काम। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। दलित वोटर की पहली पसंद राहुल गए या नरेंद्र मोदी? हरियाणा का रिजल्ट दलित वोटर पर क्या कह रहा है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी, कांग्रेस खत्म होती गई क्या? महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, अब 3 चुनाव जो आने वाले हैं उसमें क्या खेला होने वाला है? अब इसका चैप्टर। हरियाणा के नतीजों में बीजेपी की कोर टीम, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट कमाल का था। बीजेपी ने ऐसा समीकरण बनाया जिसमें कांग्रेस के नैरेटिव ध्वस्त हो। राहुल गांधी लगातार यह नैरेटिव बना रहे थे कि मोदी दलितों के खिलाफ हैं, मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी राज्य में दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी के नैरेटिव का गुब्बारा हरियाणा के नतीजों के साथ फूट गया और नरेंद्र मोदी पर सारे वर्गों ने भरोसा किया। हरियाणा में ब्रांड मोदी का जादू कैसे चला, सवाल उठाने वालों के मुंह पर कैसे ताला लग गया, आज आपको यह पता चलेगा। मोदी मैजिक की चमक कैसे बढ़ी और हरियाणा में मोदी मैजिक के दम पर बीजेपी ने रिकॉर्ड कैसे बनाया, वो भी सुनिए। हरियाणा में 10 साल सरकार होने के बाद तीसरी बार फिर बहुमत मिला। 10 साल सरकार रहने के बाद भी वोट शेयर कम नहीं हुआ, बल्कि इस बार सबसे ज्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी को मोदी मैजिक ने प्रो इनकम्बेंसी में बदला। मोदी मैजिक से हरियाणा में 5 नई सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी पहली पार्टी बनी। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। हरियाणा में शानदार जीत के बाद ब्रांड मोदी पर सवाल उठाने वाले खुद टाटा बाय बाय खत्म फिनिश होते दिख रहे हैं। हरियाणा में राहुल गांधी ने दलित, पिछड़ों, संविधान, आरक्षण का मुद्दा उठाया, लेकिन राहुल गांधी की बयानबाजी पर मोदी मैजिक भारी पड़ा। वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। आप देखिए, हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है और एससी वर्ग के लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। 17 में से 8 सीटें बीजेपी ने इस बार जीती हैं, जबकि 2019 में 17 में से 5 सीटें जीती थी। यानी दलितों के बीच, शेड्यूल कास्ट के बीच बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ा ली। हरियाणा के चुनाव नतीजों ने बता दिया कि दलित वोटर्स की पसंद पीएम मोदी है, ना कि राहुल गांधी। कांग्रेस के भड़काने के बाद भी दलित बीजेपी के साथ आए तो उसके पीछे ब्रांड मोदी बड़ी वजह है। 10 साल की सरकार के बाद भी दलितों का वोट कम होने के बजाय बढ़ गया बीजेपी के लिए।
हरियाणा में ब्रांड मोदी कितना असरदार था, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। हरियाणा में बीजेपी ने 67% मौजूदा सीटें रिटेन की और 22 नई सीटें जीतने में कामयाब रही। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 19 नई सीटें जीती, लेकिन 50% मौजूदा सीटें रिटेन नहीं कर पाई। अंतर साफ है, जिस ब्रांड मोदी को राहुल गांधी खत्म बता रहे थे, उसी ब्रांड मोदी ने हरियाणा में चमत्कार करके दिखाया, जबकि खुद राहुल गांधी अपनी 50% सीट नहीं बचा पाए। यह है मोदी का करिश्मा, जिसे इंडी गठबंधन खारिज कर रहा था। और यह पहली बार नहीं है जब किसी चुनाव पर पीएम मोदी का ऐसा असर दिखा। जब भी पीएम मोदी का जादू चलता है तो इतिहास बनता है। आप खुद देखिए, अरुणाचल प्रदेश 2019 में खुद के दम पर सरकार बनाई बीजेपी ने, 2024 में फिर से जीत दिलाई, यानी बैक टू बैक इलेक्शन जीते। असम 2016 में खुद के दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई, 2021 में फिर से चुनाव जीते, यहां भी बैक टू बैक 2 चुनाव जीते। ओडिशा 2024 में खुद के दम पर बीजेपी ने सरकार बना ली, पहली बार इतने सालों के बाद नवीन पटनायक की सरकार गई। त्रिपुरा 2018 में बीजेपी की सरकार बनी, लेफ्ट का गढ़ होता था, 2023 में फिर से बहुमत मिला। त्रिपुरा में मोदी मैजिक ने कम्युनिस्ट शासन का खात्मा किया। गुजरात 2002 से लेकर 2022 तक लगातार 5 चुनाव मोदी मैजिक में जीत चुके हैं, 2022 में तो इतिहास रच दिया। हरियाणा, यहां भी खुद के दम पर सरकार बनाई, 14, 19, 24 3 बार से हरियाणा में जीत रहे हैं। मणिपुर 2017 में पहली बार सरकार बनाई, 2022 में फिर से बहुमत मिला, यहां भी बैक टू बैक चुनाव जीते। उत्तराखंड 2017 और 2022 में बैक टू बैक चुनाव जीती बीजेपी। उत्तर प्रदेश 2017 में प्रचंड बहुमत मिला, 2022 में फिर से बहुमत मिला, लगातार 2 बार अपने दम पर सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया। यानी यह वो इतिहास है जो मोदी मैजिक के दम पर बीजेपी ने बनाया। राहुल गांधी 10 साल से ईवीएम मोदी, अडानी, अंबानी करते रह गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इतिहास रचती जा रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक मोदी मैजिक चलता दिख रहा है। पीएम मोदी अपने प्रदर्शन से जीत के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन वो जीत का नहीं बल्कि हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उस दौरान क्या हुआ आप जरा देखिए। भारत जोड़ो यात्रा, ये राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, यात्रा निकाली थी। अब जरा इसका इंपैक्ट देखते हैं। सितंबर 2022 से लेकर कितना, जनवरी 2023 तक, इस दौरान क्या क्या हुआ भाई, जरा ये देखिए। लोकसभा क्षेत्र कितने कवर किए? लोकसभा क्षेत्र कवर किए 71 इस यात्रा के दौरान। कांग्रेस लड़ी कितने में? कांग्रेस लड़ी 56 लोकसभा क्षेत्रों में। जीती कितना कांग्रेस? मात्र 23। तो भैया क्या भारत जोड़ो यात्रा की है? आधी सीट भी नहीं जीत पा रहे हो आप, आधी जीत रहे हो। फिर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकाला, ये 82 लोकसभा क्षेत्र कवर किए, 82 लोकसभा क्षेत्र। फिर कांग्रेस यहां कितने में लड़ी? कांग्रेस लड़ी 49 सीट पर और जीती कितनी? भाई ये तो पहले वाले से भी ज्यादा फ्लॉप शो रहा, सिर्फ 17 सीट कांग्रेस जीत पाई। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा। 2 यात्राओं में कुल 153 लोकसभा क्षेत्र राहुल गांधी ने कवर किए। इसमें से 105 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जीत पाई मात्र 40। यह है राहुल गांधी का रिकॉर्ड। 2 यात्राएं करने के बाद, इतना माहौल बनाने के बाद कांग्रेस को ट्रिपल डिजिट में नहीं ले जा पाए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश में कुल 9 चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा था वो भी देखिए। राहुल गांधी की यात्रा अक्टूबर 2022 में आंध्र प्रदेश में गई थी। मई 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वहां पर हार गई। राहुल गांधी की यात्रा नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश गई थी, लेकिन नवंबर में ही विधानसभा चुनाव वहां कांग्रेस हार गई। दिसंबर 2022 में कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान पहुंची थी। नवंबर 2023 में कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव हार गई। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में राहुल की यात्रा हरियाणा में थी, लेकिन हरियाणा में भी कांग्रेस इस बार चुनाव हार गई। जनवरी 2024 में राहुल की यात्रा अरुणाचल प्रदेश गई थी। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। फरवरी 2024 में राहुल गांधी की यात्रा ओडिशा पहुंची थी। इसी साल ओडिशा विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा जहां से गुजर रही है, कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी गई थी ये यात्रा। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई।
कश्मीर में भी राहुल गांधी की यात्रा गई थी। कश्मीर में कांग्रेस जीती, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पे चढ़कर, और तब भी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। यानी ब्रांड मोदी के धमाकेदार कमबैक ने पूरे इंडी गठबंधन के लिए स्थिति अब पलट दी। पीएम मोदी, उनके कार्यकर्ता, उनकी टीम फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी से मुकाबला आसान नहीं होगा।